नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। रविवार को सीएम धामी मुंबई दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा होते सभी देशवासी देख रहे हैं। आज देश में समान नागरिक अधिकार पर कार्य हो रहा है। देश में आज़ादी के बाद से अब तक कई तरह के बड़े फैसले भी लिए गए हैं। दीप प्रज्वलन करके भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान राजनेता थे, शिक्षाविद थे, विचारक थे और एक बड़े परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताश्री कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में जो बीज बोया, वो आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर एक बट वृक्ष बन गया है। डॉक्टर साहब का बलिदान हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जो समर्पण है उसकी याद दिलाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमेशा समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों का समर्थन किया। देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, देश के अंदर एक निशान होना चाहिए। उन्होंने इस विचार को लेकर एक एकीकृत, शक्तिशाली और समृद्ध भारत के विचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। अपने जीवन का उन्होंने बलिदान कर दिया और आज उनके सपनों का भारत एक ऐसा भारत था जहां सभी के लिए समान नागरिक अधिकार हों, सभी एक साथ कर्तव्य पथ पर एकजुट हों, देश के अंदर समान नागरिक संहिता हो, धारा 370 को समाप्त करने के लिए उन्होंने अंतिम श्वास तक संघर्ष किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में, अभी सेलार जी ने बहुत विस्तार से बताया, मिश्रा जी ने शुरुआत में बताया, प्रभात सारंगी जी ने भी बहुत विस्तार से बात की कि आज मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से देश की आजादी के बाद लंबे समय से जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, वो काम जो कोई नहीं कर सका, भारत मां के सपूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। भाइयों बहनों, हमने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो संकल्प थे, वो सपनों के भारत के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक प्रयास किया है। और हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में जिस समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, उसी संविधान के अनुसार, उसी प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में इसको एक विधेयक के रूप में हमने वहां पर इसको पारित करके, राष्ट्रपति महोदय का भी जो है हमको उसमें उनकी भी स्वीकृति हमको मिल गई है। और उत्तराखंड देवभूमि को सेलार जी ये गौरव प्राप्त हो गया कि जिस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलती है और मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। जहां के हमारे अमरजीत मिश्रा जी, जहां इनका पैतृक, इनके पूर्वजों का क्षेत्र है बनारस, वहां से लेकर एक कोने से लेकर दूसरे कोने को जोड़ने का काम करती है, जल और जीवन देती है। उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकलकर ये पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हमारे समाज और राष्ट्र के भविष्य को गहराई से प्रभावित करने वाले यूसीसी के बिल का मसौदा तैयार करने के लिए हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष, जब विधानसभा का चुनाव हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष गए थे और हमने ये प्रस्ताव देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा
कि अगर हमारी नई सरकार का गठन होता है तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे, सबसे पहले कोई निर्णय लेंगे, वो एक निर्णय होगा यूसीसी को बनाने के लिए हम कमेटी का गठन करेंगे। उसमें हम स्टेक होल्डरों को रखेंगे, उसमें विधि विशेषज्ञों को रखेंगे, उसमें हम समाज के हर वर्ग से बात करेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष जो संकल्प रखा था, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। और उत्तराखंड के अंदर जब से उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, 22 सालों में हर चुनाव में जो भी चुनाव आया, उस चुनाव में सरकार बदल जाती थी। भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा की सरकार आ गई। ये क्रम लगातार चलता था और एक मिथक भी था, एक परिपाटी भी थी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस बार 2022 के आम चुनाव में पहली बार ये मिथक तोड़ दिया, ये परिपाटी बदल दी और एक नया इतिहास बना दिया। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और हमने भी बिना देर किए सरकार के गठन होते ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रावधान के अनुसार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों के अनुसार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहला निर्णय लिया मंत्रिमंडल की बैठक में और इसके लिए हमने कमेटी बना दी। रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। उस कमेटी ने अनेक कार्यक्रम किए। राज्यपाल गुरमीत सिंह चंपावत के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारत नेपाल सीमा स्थित बनबसा में एसएसबी और भारतीय सेना के वीर सैनिकों से मिलकर उनका हौसला अफजाई किया है। उन्होंने 26 राजपूत पलटन बनबसा में सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया और सेना में की गई सेवा के अपने अनुभवों को भी उन्होंने साझा किया। चर्च और 20 ग्राम जाएंगे। ये इलाका उत्तराखंड राज्य के चंपावत डिस्ट्रिक्ट। हरिद्वार के पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे, जहां डाम कोठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निशंक का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए निशंक ने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी बदल गई है। वे आज भी 24 में से 20 घंटे काम करते हैं। संगठन में जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। मेरे पास तो बचा हुआ समय नहीं, मेरे पास तो समय कभी रहा ही नहीं है ऐसा। मैं तो 24 घंटा में से 20 घंटा में से ही काम करता हूँ हमेशा, और आज भी। लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ा सा बदलती रहती है और जब जिम्मेदारी होती है तो मैं वो समय तो मेरे पास, यदि 48 ने 72 घंटे भी एक दिन में हो तो भी मेरे लिए कम है। देश में जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता कई बार कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार के हालात ठीक नहीं है। अब इसी को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास जिस तरीके से पिछली बार 303 का आंकड़ा था, वो इस बार नहीं है। ऐसे में इस बार ये जो सरकार बनी है वो बैसाखी की सरकार है। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों को देखकर लगता है कि एनडीए सरकार के हालत ठीक नहीं है। निश्चित ही स्थितियाँ हालात ऐसे हैं। बीजेपी का जैसे पिछले बार 303 का आंकड़ा था अपना, और उनकी अपनी पर्सनल सरकार थी, लेकिन गठबंधन था। लेकिन इस बार बीजेपी दूसरों की बैसाखी पे है, और बैसाखी ऐसी है कि जिसमें जो सहयोगी हैं वो डिमांड कर रहे हैं। वो लोकसभा के स्पीकर का पद मांगते हैं, वो होम मिनिस्ट्री मांगते हैं, अन्य चीज़ें मांगते हैं। तो पहले दिन से ही बर्तन खटक रहे हैं। और इंडिया गठबंधन ने अपना लोकसभा में अध्यक्ष का उम्मीदवार उतारने का जो मन बनाया है, वो इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हालात एनडीए गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं। राज्य गठन से लेकर अब तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 70,000 पेड़ों की कटाई की जा चुकी है। लिहाजा देहरादून में पहले के मुताबिक अब तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब शहर के लोग सड़कों पर उतर गए हैं और सरकार से पेड़ न काटने की गुहार लगा रहे हैं।
जिसको लेकर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी खुद गंभीर दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कैंट रोड और कलंगा के हरे पेड़ काटे जाने पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी है, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों के दून में काटे जा रहे पेड़ों को लेकर चिंता जताते हुए दिलाराम चौक से सेंट्रियो मॉल तक पदयात्रा निकाली, जिसमें मांग की गई है कि विकास कार्यों के नाम पर दून में हो रहे हरे भरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए। पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में पर्यावरण प्रेमियों ने हिस्सा लिया। पदयात्रा में शामिल हुए लोगों ने पेड़ों को काटने को लेकर विरोध जताते हुए कहा कि देहरादून में पेड़ों के कटान से लगातार तापमान बढ़ रहा है, जलस्तर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और नदियां भी सूखती जा रही है। आप देखिए, पहले खलंगा में 2000 पेड़ थे, अब ये 200-250 पेड़ ये काटने का है। बहाना ये है कि मुख्यमंत्री से राज्यपाल के निवास तक हमें सड़क चौड़ी करनी है, मगर इस मॉल के लिए रास्ता खोलना है। यहाँ पे जाम होता है, लोग इसके पीछे पड़ रहे हैं। ये मॉल नियम कानून से बना नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। 100 फीट की रोड होनी चाहिए, तो रोड चौड़ी करनी पड़ेगी इस मॉल को सेव करने के लिए। ये सारा खेल इज इन द गार्ब ऑफ मॉल। और आज शर्म आती है हमें बोलते हुए 45 डिग्री तापमान देहरादून का पहुंच चुका है। दून घाटी हाँफ रही है, अपनी सांसें बिल्कुल सिकुड़ के ले रही है। जो हम अभी गलती कर रहे हैं उसका एहसास हमें अभी भी भुगत ही रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है 50 तक पहुंच चुका है। अगर हम इतने ही पेड़ काटते रहेंगे तो एक समय में 60 तक पहुंच सकता है, और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ह्यूमन लाइफ होना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें आगे पछतावा ना हो और आगे की जनरेशन के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें अभी से पेड़ लगाने चाहिए। दिलाराम चौक से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक सड़क चौड़ीकरण करने के लिए कई पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन राज्य के सीएम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पेड़ों की कटाई किए बिना ही बिजली के खंभे हटाकर सड़क चौड़ीकरण के कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हमने कहा है कि रोड जितनी चौड़ीकरण होना है उतना जरूरी है, लेकिन उसमें पेड़ काटना नहीं है। बिना पेड़ काटे उसका चौड़ीकरण है। पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने सरकार से विकास मॉडल में बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर सरकार जिन पेड़ों की कटाई करना चाहती है, अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दून वासियों ने इस साल सबसे ज्यादा तापमान झेला है। हम जानते हैं कि आगे 43 नहीं 45, 47 या 50 डिग्री तक तापमान जा सकता है। उसमें जो नुकसान होगा उसे अब सहने को हम तैयार नहीं है, इसलिए सरकार को अपने विकास का मॉडल तुरंत बदलना चाहिए। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे। हमने जो इस साल तापमान झेला है, इसको हम आगे झेलने को तैयार नहीं हैं। हम जानते हैं कि आगे 43 नहीं 45, 47, 50 डिग्री तक तापमान जा सकता है। उसमें जो नुकसान होगा, जो जान माल का नुकसान होगा, वो सहने को हम तैयार नहीं हैं। इसलिए सरकार अपने विकास का मॉडल तुरंत बदले। वहीं एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल का कहना है कि सवाल केवल इस प्रकरण को लेकर नहीं है। लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिख रहा है। जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, ये उनकी चिंता है और उनका गुस्सा है। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड के अस्तित्व की बात है। जो इस समय खाली एक ये इस प्रकरण को लेकर के नहीं है, ये लोगों की जो नाराज़गी है, लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो निराशा है, उसको लेकर के आज देहरादून की सड़कों में इस किस्म का जो सैलाब निकला है, वो निश्चित तौर पर भी किसी भी सरकार को जो है वो चिंतित करना चाहिए। 24 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए। आप ही मुझे बताइए कि क्या कभी आपने देहरादून में इस किस्म की जेंट्री का आप लोगों ने खुद देखा है बाहर आना? तो ये सामान्य तौर पर इस पब्लिक को ऐसा कहा जाता है जो कि अपने घरों के अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज अगर 1000 लोग इस किस्म के यहाँ पर बाहर निकले हैं, ये निश्चित तौर पर, जैसा मैंने कहा, उनकी नाराज़गी, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी चिंता, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज इस
पर्यावरण बचाओ वॉक और आंदोलन के माध्यम से सामने आई हैं। अगले 3 माह के बाद में उत्तराखंड राज्य में शहरों के निकायों के चुनाव होंगे। सरकार को जो है इसके ऊपर गंभीरता के साथ काम करना चाहिए और ये बात खाली 3 महीने के बाद के निकाय चुनाव की नहीं है, ये उत्तराखंड के अस्तित्व का सवाल है। तो ये जो हरित अवधारणा की आज हमने बात रखी है, हम यही चाहेंगे कि जो भी सरकार हो, जो भी मुख्यमंत्री हो, वो इसी दिशा में आगे बढ़े। सरकार, सिस्टम, विभाग, अधिकारी, समस्त लोग जो हैं ये पेड़ों को काटने के सिलसिले को बंद करें और एक सही दिशा में चलें। पेड़ व पर्यावरण प्रेमियों का जो सैलाब सड़कों पर आया है, उससे साफ है कि अब अगर विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई की गई तो लोग चुप नहीं बैठेंगे और बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से राज्य के सीएम भी कहीं ना कहीं चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। धर्मनगरी हरिद्वार में एक तरफ जहां तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती से आम जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी गंभीर नजर आ रही है, जहां दिन में कई घंटे तक बिजली गुल रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बिजली का कट लगने को लेकर ग्रामीणों ने धरना भी दिया है और विभाग से जल्द समस्या के समाधान की मांग भी उठाई है। विद्युत विभाग मुर्दाबाद। उत्तराखंड में हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में दिन के समय कई घंटों तक बिजली की कटौती हो रही है, जिससे न केवल आम जनता बल्कि किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। बिजली के बिना ना तो पंखे चल पा रहे हैं और ना ही पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो पा रही है, जिससे जीवन यापन मुश्किल हो गया है। लाइट आने की दिक्कत है, एक तो हमारे व्यापार पे प्रभाव पड़ता है। हमारे फ्रिज भले कोल्ड ड्रिंक वगैरह जरा ये हो गए, ये सब बेकार हो जाते हैं, कोई ग्राहक नहीं लेता है। और ये कि भाई ये इसलिए हमारी दुकानदारी पर प्रभाव पड़ता है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली की मांग में वृद्धि के कारण लोड बढ़ जाने से बिजली के उपकरण ऑटो कट हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली की कटौती हो रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और जल्दी स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। इन इलाके में लगातार बिजली कटौती हो रही है और बिजली कटौती इन दिनों में एक भारी नुकसान है किसान के लिए। उसका कारण यह है कि सिंचाई भी होनी है, खेतों में पानी नहीं है, इतनी वोल्टेज नहीं आती कि मोटर उठ पाए, वो समर से हमारे जो ट्यूबवेल हैं वो चल पाएँ। ट्यूबवेल नहीं चलेंगे, खेतों की सिंचाई नहीं होगी, खेतों की प्रॉपर सिंचाई नहीं होगी तो आपको पता है बरसात भी इस बार लेट है और फिर सिंचाई नहीं हो पाएगी तो खेतों में जो नुकसान होगा इसकी भरपाई कौन करेगा? बिजली विभाग करेगा। आप बताइए, हमारा दर्द कौन देखेगा? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इसमें जो प्राथमिक जो दृष्टि है वो ये विभाग अपनाए कि इसमें जल्द से जल्द बिजली की जो ये भारी कटौती की जा रही है इस पर संज्ञान लिया जाए और किसानों को त्वरित इसमें जो है समाधान प्रदान करने की कृपा करें। विद्युत विभाग के प्रबंधक एमडी अनिल यादव ने जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बिजली की बर्बादी न करें। जिन उपकरणों की आवश्यकता नहीं है उन्हें बंद रखें। ये कदम बिजली की बचत करने और आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आपके सहयोग से ही हम सभी को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। हम अपने प्रदेश के सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील करेंगे कि बिजली की जितनी बचत कर सके उतनी करें। जिन उपकरणों को आवश्यकता नहीं है उनको ना चलाएं। जिनके बगैर काम चल सकता है उसके साथ काम करें। जहां पर एसी चल रहे हैं, अगर 4 एसी चल रहे हैं, अगर 2 एसी में घर में काम चल सकता है तो उसको 2 एसी से काम चलाएं, या 1 एसी से चल सकता हो तो 1 एसी से काम चलाएं। जितने भी एक बिजली के उपकरण हैं आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें तो बिजली में एक तरह से बिजली की बचत भी होगी और 1 यूनिट बिजली बचाने का मतलब है कि 1.25 यूनिट बिजली बनाने के बराबर। यानी इससे आपका एनवायरनमेंट में जो आप बिजली बनाने में पोल्यूशन होता है वो उसमें बचत होगी और साथ साथ राष्ट्र की एक तरह से सेवा भी होगी। थैंक यू वेरी मच। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि बिजली कटौती की वजह से हमारे जीवन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। गर्मी में बिना पंखे और पानी के जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हमने कई बार शिकायत की है लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। सरकार और विद्युत विभाग से
हमारी अपील है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। हाँ, गर्मी भी बढ़ रही है, गर्मी की वजह से भी कहते हैं हम, जो हमारी जान पहचान कहते हैं वो इस पर गौर नहीं करते। ये 1.5-2 महीने से हो रही है। नहीं, ऐसा तो कोई कुछ कहता ही नहीं। स्थानीय निवासी ने सरकार और विद्युत विभाग से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें ताकि जीवन सामान्य हो सके और गर्मी के मौसम में उन्हें राहत मिल सके। धर्मनगरी हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या का समाधान कब तक होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। इसी के चलते कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं और सिविल सोसाइटी के साथ उपचुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, राजनीतिक दलों के अलावा सिविल सोसाइटी से जुड़े कई लोग शामिल हुए। गठबंधन के लोगों का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी नेता एकजुट हैं। साथ ही सभी ने दावा किया है कि देश की तरह उत्तराखंड में भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। आज इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी की बैठक है जिसमें कांग्रेस भी प्रतिभाग कर रही है और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर जिस तरीके से देश में हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है और विपक्ष को इस लायक बनाया है कि विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा रहे और मोदी मनमानी करने से बचें। और मुझे लगता है कि इन बाई इलेक्शंस में भी दोनों, चाहे वो मंगलौर का इलेक्शन चाहे बद्रीनाथ का, हमारी इंडिया गठबंधन की अच्छी साख, अच्छी पकड़ सभी के फॉलोअर्स हैं और हम सब मिल जाएंगे तो हम इन दोनों सीटों को बड़ी बहुमत से जीतने में कामयाब रहेंगे। देश ने इंडिया गठबंधन को स्वीकार किया है और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र की रक्षा होती है और हम विपक्ष में हैं, पूरी तरीके से सरकार को नकेल लगा कर रखेंगे। और उत्तराखंड में अभी जो 2 उपचुनाव हैं, आज हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक, इसमें निर्णय लिया गया है कि हम सब मिल करके जो हमारे 2 बद्रीनाथ और मंगलौर 2 प्रत्याशी जो कांग्रेस के लड़ रहे हैं, सभी लोग मिल करके उसमें सहयोग करेंगे और पूरी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हर हालत में दोनों सीटों को कांग्रेस को विजय दिलवाना। लक्ष्य सभी का भाजपा को हराना है और उसके लिए एकजुट प्रयास किया जाएगा और लेफ्ट पार्टियां अलग से बैठकर अंतिम फैसला उपचुनाव के संदर्भ में करेंगी। लेकिन प्रमुख रूप से हम चाहते हैं कि जिस तरीके की नीतियां रही हैं, जन विरोधी नीतियां, पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारी असंतोष है और उपचुनाव में हम चाहेंगे कि उसका परिणाम देखने को मिले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।